तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं प्रभव आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस सफ़र के चैप्टर नंबर 10 में, जिसका नाम है हम हमेशा भाई भाई रहेंगे। नई दिल्ली, जुलाई 1947। 550 से भी ज़्यादा देशी राजाओं महाराजाओं के प्रतिनिधि बनकर 75 महाराजा वॉइस रॉय से मिलने आए थे ताकि जान सकें कि उनका भविष्य क्या है। वे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के नन्हे से किंतु अत्यंत दिव्यता से सजे धजे कक्ष में बैठे हुए थे, जहां वॉइसरॉय ने शीघ्र ही प्रवेश किया। अधिकांश सेब सरदार पटेल के झोले में गिरा देने की तैयारी वॉइसरॉय ने कर ली थी। देसी राजाओं के घोर हिमायती अंग्रेज सर कॉनरेड कॉरफील्ड को समय से पहले रिटायर करके लंदन रवाना किया जा चुका था। यह बैठक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की आखिरी बैठक साबित होने वाली थी। उसके कुलपति महाराजा पटियाला एवं अन्य सजे धजे सम्मानित श्रोताओं के सामने वॉइसरॉय ने दो टूक लहजे में स्पष्ट कह दिया कि भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ मिल जाने में ही उनकी भलाई है। भाषण समाप्त करके वॉइसरॉय ने कहा कि अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। जो सवाल पूछे गए उनमें से कुछ इतने ऊटपटांग थे कि वॉइसरॉय दंग रह गए। यहाँ तक कि उन्हें इसी बात पर संदेह हो गया कि मेरा भाषण इतनी समझ में आया भी है या नहीं। क्या इन्हें बिल्कुल गुमान नहीं कि इनके साथ क्या होने जा रहा है। उस बैठक में मौजूद राजाओं में से एक को केवल इतनी चिंता थी कि अगर उसने अपने राज्य का विलयन स्वीकार कर लिया तो भारतीय संघ के अंतर्गत क्या उसे शेरों का शिकार करने की पूरी छूट दी जाएगी। एक और राजा ने इतनी नाजुक बैठक में भी स्वयं उपस्थित रहना आवश्यक नहीं समझा था ताकि वह यूरोप की यात्रा पर जा सके, जहां जुआघर थे, कैबरे डांसों के अड्डे थे। राजा की अपेक्षा उसका दीवान आया हुआ था, जिसने कहा कि मेरे राजा जी चूंकि विदेश यात्रा पर हैं, मैं कैसे कोई फैसला करूं। समस्या जितनी जादुई शैली की थी, माउंटबेटन ने उसे सुलझाया भी उतने ही जादुई स्तर पर। सामने कांच का एक बड़ा सा पेपर वेट रखा था। तांत्रिकों जैसी रहस्य मुद्रा बनाकर माउंटबेटन ने उसे उठा लिया और कहा, यह मेरा क्रिस्टल बॉल है। इसमें देखकर मैं अभी बता देता हूँ कि आपके राजा साहब की क्या राय है। वॉइसरॉय ने भौहें सिकोड़ी। आंखों में जो भी विचित्र चमक वो पैदा कर सकते थे उन्होंने पैदा की। उन रहस्य भरी आंखों में से वे अपने क्रिस्टल बॉल में घूरने लगे। सन्नाटा छा गया। केवल उन राजा महाराजाओं की उत्सुक सांसें सुनाई दे रही थी। तांत्रिक विद्या को भारतीयों द्वारा कभी अगंभीरता से नहीं लिया गया, महाराजाओं द्वारा भी नहीं। वॉइसरॉय ने काफी ड्रामा करने के बाद आखिर कहा, मैं आपके राजा जी को देख सकता हूँ। वह एक कप्तान की टेबल पर बैठे हुए हैं। मेरे मन में छिपा सवाल उन तक पहुँच रहा है। वह कह रहे हैं, हाँ जी हाँ, विलयन की संधि पर हस्ताक्षर कर दीजिए। कश्मीर, जुलाई 1947। जिस राज्य की सरहद पर भारत, चीन, तिब्बत और भावी पाकिस्तान की सरहदें मिलने को अभिशप्त थीं, उसके हिंदू महाराजा हरि सिंह की स्टेशन वैगन सरपीले पहाड़ी रास्तों पर पूरे जंगलीपन के साथ उछलती हुई आगे बढ़ रही थी। उस सुबह हरि सिंह का महत्वपूर्ण सहयात्री अन्य कोई नहीं बल्कि स्वयं माउंटबेटन थे। अनेक वर्ष पहले जब माउंटबेटन प्रिंस ऑफ वेल्स के साथ भारत की सैर पर आए थे, तभी से वह हरि सिंह को जानते थे। जम्मू में पोलो मैदान में उनके और हरि सिंह के घोड़े साथ साथ दौड़ चुके थे। आज माउंटबेटन उसी हरि सिंह के साथ स्टेशन वैगन में बैठे हुए थे। आज उनकी हैसियत शाही परिवार के केवल एक सम्मानित सदस्य की नहीं बल्कि भारत के अंतिम वॉइसरॉय की थी। हरि सिंह से वह पूरी अंतरंगता से बात करना चाहते थे। खास इसी उद्देश्य से उन्होंने महाराजा के साथ स्टेशन वैगन में यात्रा का कार्यक्रम बनाया था। स्टेशन वैगन कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की ओर बढ़ी जा रही थी और उनकी बातें भी आगे बढ़ रही थी। मैं किसी भी सूरत में पाकिस्तान के साथ विलयन नहीं चाहता, हरि सिंह ने कहा। माउंटबेटन ने उत्तर दिया, अंतिम फैसला तो आपको ही करना है।
लेकिन आपकी 90% प्रजा जो कि मुसलमान है, कोई भी निर्णय आपको काफी सोच विचार के बाद ही करना चाहिए। आबादी के अलावा आपकी भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि यदि आप पाकिस्तान के साथ विलय करेंगे तो भारत कोई विरोधी स्वर नहीं उठाएगा। ऐसा आश्वासन खास आपके लिए मैंने सरदार पटेल से लिया है। फिर भी यदि आप पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते तो आपको भारत में शामिल हो जाना चाहिए। नहीं, महाराजा ने उत्तर दिया, मैं भारत में भी विलय नहीं चाहता, मैं आजाद रहना चाहता हूँ। लेकिन आप आजाद कैसे हो सकते हैं? वायसरॉय का स्वर आक्रोश से कांप गया। आपके पास कोई समुद्री किनारा नहीं, चारों तरफ आप धरती से घिरे हुए हैं। आपके राज्य का क्षेत्रफल जरूरत से ज्यादा और आबादी जरूरत से कम है। यदि आपका रुख ऐसा ही बना रहा तो भारत और पाकिस्तान में आपके ही कारण सशस्त्र संघर्ष छिड़ जाएगा। आपका सुंदर राज्य युद्ध भूमि बनकर तबाह होने लगेगा। यदि आप सावधानी से ना चले तो राज्य तो जाएगा ही हाथ से। कहीं आपको अपनी जान के ही लाले न पड़ जाएं। इतनी दूर तक कभी सोचा है आपने? महाराजा ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। वायसरॉय के तर्क अभी भी उनकी समझ में नहीं आ रहे थे। श्रीनगर पहुंचने के बाद आगामी 2 दिन तक वायसरॉय अपने तर्कों को धारा प्रवाह दोहराते रहे। तीसरे दिन महाराजा ने कहा, अच्छी बात है, जब आप इतनी ही जिद कर रहे हैं तो। लेकिन मामला यहाँ तक पहुंचकर हमेशा के लिए टूट गया। अगली सुबह महाराजा के एडीसी ने आकर माउंटबेटन को बताया कि हिज हाईनेस हरि सिंह जी को पेट में सख्त दर्द हो रहा है, इतना सख्त कि डॉक्टर की राय के अनुसार हिज हाईनेस आपसे मिलने के लिए नहीं आ सकेंगे। पेट दर्द की बात सफेद झूठ है। लॉर्ड माउंटबेटन उसी क्षण समझ गए। जब वह दिल्ली की ओर वापस चले तब भी महाराजा उन्हें विदा कराने तक के लिए सामने न आए। डॉक्टर के आदेश की दुहाई देकर क्षमा याचना कर ली। इस प्रकार जिस कश्मीर की समस्या के कारण भारत और पाकिस्तान के संबंध दिनों दिन बिगड़ते जाने वाले थे, उसका मूल एक व्यक्ति के राजनीतिक पेट दर्द में छिपा हुआ था। कुछ रजवाड़ों ने अपना विलय स्वीकार तो किया, लेकिन बेहद रंजिश के साथ। मध्य भारत का एक राजा विलय के कागजात पर हस्ताक्षर करने के साथ लड़खड़ा कर गिरा और दिल के दौरे में गुजर गया। धौलपुर के राणा ने आंखों में मोटे मोटे आंसू भरकर माउंटबेटन से कहा, आपके महामना सम्राट के पुरखों के साथ मेरे पूज्य पुरखों के जो संबंध 1765 से चले आ रहे थे, वे आज हमेशा के लिए टूट रहे हैं। बड़ौदा के गायकवाड़ हस्ताक्षर करते ही शिशु की तरह फूट फूट कर रोने लगे और वीपी मेनन की बाहों में निढाल हो गए। एक निहायत पिद्दी रजवाड़े का शासक हस्ताक्षर समारोह को दिनों दिन तक टालता रहा, क्योंकि उसे अब भी यही विश्वास था कि राजाओं का अवतरण ईश्वरीय आदेश के अनुसार होता है। पंजाब के 8 महाराजाओं ने पटियाला में आयोजित एक सामूहिक समारोह में अपना विलय स्वीकार तो कर लिया, किंतु वातावरण इतनी उदासी का था जैसे वे सब किसी के अग्नि संस्कार के लिए एकत्र हुए हों। अधिकांश राजा महाराजा विलय के पक्ष में नहीं थे। सरदार पटेल और माउंटबेटन के प्रभाव से बचने के लिए वे संघों की रचना करते जा रहे थे। 15 अगस्त का दिन ज्यों ज्यों नजदीक आ रहा था, त्यों त्यों उन राजा महाराजाओं को सरदार पटेल के झोले में डालने के लिए वायसरॉय के प्रयासों में भी तीव्रता और व्यग्रता आती जा रही थी। कई राज्यों की प्रजा ने बलवे, घेराव और जुलूसों द्वारा अपने शासकों को विलय के लिए मजबूर किया। त्रावकोड़ के प्रधानमंत्री पर तो कांग्रेस के एक प्रदर्शनकारी ने सशस्त्र हमला ही कर दिया। जोधपुर और जैसलमेर के महाराजाओं ने दिल्ली जाकर जिन्ना से गुप्त वार्ता कर पूछा कि हमारे राज्यों की बहुसंख्यक प्रजा हिंदू होने के बावजूद यदि हम आपके पाकिस्तान में विलय करें तो हमें क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी। जिन्ना ने दोनों के सामने कोरा कागज रखकर कहा कि जो जो सुविधाएं चाहिए लिख दीजिए, मैं दस्तखत किए देता हूँ। सुविधाओं की तालिका तैयार करने के लिए दोनों महाराजाओं ने थोड़ा समय मांगा। सोचने समझने के नेक इरादे से वे अपने होटल में गए। वहां अपने कमरे में उन्होंने वीपी मेनन को इंतजार में बैठे देखा। अपने रहस्यमय निजी सूत्रों से वीपी मेनन को पता चल गया था
कि दोनों महाराजाओं के मन में क्या है। उनकी देखा देखी यदि अन्य रजवाड़ों ने भी विशेष सुविधाओं के पानी के फेर में पाकिस्तान से मिलना चाहा, और यदि उन राज्यों की बहुसंख्यक हिंदू प्रजा ने बलवा कर दिया, तो जिस गृह युद्ध से बचने के लिए विभाजन स्वीकारा जा रहा है, उसी गृह युद्ध की लपटें देश को निगलना शुरू कर देंगी। वीपी मेनन ने दोनों महाराजाओं से कहा कि वॉइसरॉय आपसे अपने निवास पर तुरंत मिलना चाहते हैं। मुखिया चूंकि जोधपुर महाराजा थे, वॉइसरॉय के भवन में वह अकेले पहुंचे। वीपी मेनन ने उन्हें एक प्रतीक्षालय में बिठाया। फिर उसने वॉइसरॉय की खोज में भागम भाग मचा दी। उतने बड़े भवन में वॉइसरॉय को ढूंढना आसान नहीं था। लॉर्ड माउंटबेटन आखिर अपने स्नानागार में मिले, जहां मेनन ने उनसे बड़ी मिन्नत से कहा, कृपया तुरंत आकर इस जिद्दी शासक को सुबुद्धि दीजिए। माउंटबेटन ने जोधपुर महाराजा को समझाया कि केवल अपने निजी स्वार्थों की रक्षा के लिए बहुसंख्यक हिंदू प्रजा को पाकिस्तान में घसीट ले जाना मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। मैं और मेनन मिलकर पटेल से आग्रह करेंगे कि आपकी सुविधाओं का वह विशेष ध्यान रखें, लेकिन कृपया पाकिस्तान में जाने की ना सोचें, वॉइसरॉय ने कहा। इधर जोधपुर महाराजा ने जेब से एक ऐसा फाउंटेन पेन निकाला जिसे उन्होंने खास अपने लिए तैयार करवाया था। विलय के कागजात पर दस्तखत करने के बाद उन्होंने फाउंटेन पेन का ढक्कन खोला, जिसमें से एक नन्ही सी 22 पिस्तौल नंगी होकर मेनन की खोपड़ी पर तन गई। सब तुम्हारे कारण हुआ है, अपने को समझते क्या हो? महाराजा ने चिल्लाकर कहा। सौभाग्यवश खटके का आभास पाकर माउंटबेटन ऐन वक्त पर आ पहुंचे। उन्होंने महाराजा से पिस्तौल छीन ली। बरसों बाद माउंटबेटन जब जादू और हाथ सफाई की कलाओं के प्रति आकृष्ट हुए, तो उन्होंने द मैजिक सर्कल की सदस्यता पाने के लिए उसी पिस्तौल का चमत्कारिक प्रदर्शन किया। जोधपुर के उस पेन पिस्तौल को उन्होंने द मैजिक सर्कल के नाम दान दे दिया, जो आज भी सर्कल के संग्रहालय में रखी है। 5 रजवाड़ों ने, जिनकी बहुसंख्यक प्रजा मुसलमान थी, जिन्ना का साथ दिया। शेष सब केवल 3 अपवादों को छोड़कर सरदार पटेल की झोली में गिरने को तैयार हो गए, किंतु वे 3 अपवाद काफी बड़े थे। हैदराबाद के निजाम के मन से यह आशंका किसी प्रकार दूर नहीं जा सकी कि भारत के हिंदू वातावरण में उनके हितों की पूरी रक्षा नहीं हो सकेगी। निजाम ने अपना स्वतंत्र राज्य जमाने का फैसला कर लिया था। कश्मीर महाराजा भी इधर या उधर न जुड़कर स्वतंत्र ही बने रहने की सोच चुके थे। तीसरा राज्य स्वयं को जिस आधार पर भारत से जुदा रखना चाहता था, वह उपर्युक्त दोनों राज्यों से पर्याप्त भिन्न था। मुस्लिम लीग के एक एजेंट ने जूनागढ़ के नवाब को विश्वास दिलाया कि स्वतंत्र भारत में उनके प्रिय कुत्तों को ताबड़तोड़ जहर देकर मार डाला जाएगा। न केवल जूनागढ़ की बहुसंख्यक प्रजा हिंदू थी, उस रजवाड़े की सरहद कहीं भी पाकिस्तान को छू नहीं पाती थी। इसके बावजूद जूनागढ़ नवाब ने इतना तो तय कर ही लिया था कि स्वतंत्र भारत में विलय स्वीकार नहीं करना है, चाहे स्वतंत्र रहना पड़े अथवा पाकिस्तान के साथ ही क्यों न जुड़ना पड़े। मेहरबान, आपसे मिलिए, आप हैं पंजाब सीआईडी के मिस्टर सैवेज। लुइस माउंटबेटन ने 5 अगस्त के दिन अपने अध्ययन कक्ष में उन दोनों भारतीय राजनीतिज्ञों को इन शब्दों से चौंका दिया। यह एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे आपके समक्ष अवश्य रखना चाहिए। कहानी चाहे जो भी थी, जिन्ना और लियाकत अली खान उसे पूरे गौर से सुनने वाले थे, क्योंकि मिस्टर सैवेज का संबंध जिस संस्था से था, उसे भारत का सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर विभाग होने का गौरव मिल चुका था। सैवेज ने खखार कर गला साफ किया ताकि कहानी शुरू की जा सके। जो सूचना अब सैवेज के मुंह से प्रकट होने वाली थी, उसे सीआईडी ने कुछ एक कैदियों से पूछताछ करके प्राप्त किया था। यह पूछताछ सीआईडी के जिस केंद्र में की गई, वह लाहौर के पागलखाने के एक ऐसे कोने में स्थित था जिसका अन्यथा कोई उपयोग नहीं होता था। सूचना इतनी गुप्त थी कि लाहौर से दिल्ली के लिए चलते समय सैवेज ने उसे कागज के किसी भी टुकड़े पर दर्ज नहीं किया था। उच्च पदाधिकारियों के अनुसार उस सूचना को वह कंठस्थ याद करके ही दिल्ली लाया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की संज्ञा के अंतर्गत संकीर्ण हिंदू विचारधारा के अनेक उन्मादी व्यक्ति दल के रूप में एकत्र हो गए थे। वह दल
आरएसएस के संक्षिप्त नाम से प्रसिद्ध हो चला था। संकीर्ण मनोवृत्ति के सिखों के एक दल ने आरएसएस के साथ गठबंधन कर लिया। उन सिखों का नेता वही मास्टर तारा सिंह था, जिसने लाहौर में हुई उस गुप्त बैठक में अपने सिख अनुयायियों को ललकार कर कहा था कि भारत की धरती को खून से भिगो देने का वक्त आ गया है। इन दोनों दलों ने अब फैसला किया था कि अपनी आतंकवादी गतिविधियों को मिलजुल कर चलाएंगे। विस्फोटक पदार्थों का बेहतर ज्ञान और प्रशिक्षण रखने वाले सिख, जो संस्थागत व्यवस्था में भी बड़े चढ़े थे, दिल्ली से कराची की ओर जाने वाली उन विशेष रेलगाड़ियों को नष्ट करेंगे जिन्हें पाकिस्तान स्पेशल कहा गया था और जिन्हें भारी पहरे के नीचे चलाया जाने वाला था। पाकिस्तान को जो महत्वपूर्ण माल मत्ता और कर्मचारी प्राप्त हुए थे, उनकी खेपें इन्हीं रेलगाड़ियों द्वारा जाने वाली थीं। तारा सिंह ने एक वायरलेस सेट और एक ऑपरेटर को किसी महत्व की जगह में स्थापित कर देने में सफलता पा ली थी, ताकि उन खास रेलगाड़ियों की दिल्ली से रवानगी आदि की सूचनाएं उन हथियारबंद सिख टुकड़ियों को मिल जाएं, जिन पर उन रेलगाड़ियों को तहस नहस करने की जिम्मेदारी थी। आरएसएस के सदस्यों को एक ऐसा काम सौंपा गया था जिसे सिखों द्वारा संपन्न किया ही नहीं जा सकता था। अलग ही झलक आते रूप रंग के कारण सिख अपने आप को मुसलमान के रूप में खपा नहीं सकते थे, जबकि आरएसएस के हिंदू सदस्य ऐसा करने में समर्थ थे। आरएसएस ने न जाने कितनी बड़ी संख्या में अपने सर्वश्रेष्ठ अनुयायियों को मुसलमानों के साथ मिलाकर कराची भेज दिया था। प्रत्येक अनुयायी को ब्रिटिश आर्मी मिल्स का बना एक एक हथगोला दिया गया था। कोई अनुयायी किसी भी अन्य अनुयायी को पहचानता तक नहीं था, ताकि किसी एक की गिरफ्तारी की सूरत में दूसरों को भी गिरफ्तारियां हो जाने का कोई खतरा ना हो। 14 अगस्त के दिन इन अनुयायियों को कराची के उन भीड़ भरे रास्तों पर खड़े हो जाना था जहां जहां से मोहम्मद अली जिन्ना का विजय जुलूस निकलने वाला था। पाकिस्तान के संसद सदन से लेकर नए गवर्नर जनरल के अधिकृत निवास स्थान तक जुलूस। पाकिस्तान का जन्मदाता अपने जीवन के सर्वोच्च क्षणों में खुद की जनता के बीच से जब खाली गाड़ी में गुजर रहा हो, तब उन अनेक उन्मादियों में से किसी को ऐसा अवसर अवश्य मिलने वाला था जब वह अपना हथगोला फेंककर उस राजनीतिक की हत्या कर सके। आरएसएस को पूरा विश्वास था कि उस विभत्स हत्याकांड से पूरे उपमहाद्वीप में भयंकर गृह युद्ध छिड़ जाएगा, जिसमें हिंदू किसी अन्य आधार पर नहीं तो इस आधार पर अवश्य ही विजेता साबित होंगे कि उनकी जनसंख्या मुसलमानों की तुलना में बेहद बड़ी चढ़ी थी। वे उन्मादी हिंदू जिस व्यक्ति की जान लेना चाहते थे, उसका चेहरा सैविज के ये शब्द सुनकर फीका पड़ गया। बगल में बैठे लियाकत अली खान ने माउंटबेटन से आग्रह किया कि वह सिखों के सारे नेताओं को तुरंत गिरफ्तार कर लें। ऐसा करने पर तो वही गृह युद्ध शुरू हो जाएगा जिसकी ये आरएसएस वाले इतनी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। वाइसरॉय ने उलझन में पड़ते हुए कहा। इसके अलावा जैसा कि सैविज ने सूचित किया, सिखों के नेता अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जा छुपे थे। पुलिस का कोई भी सिख या हिंदू कर्मचारी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए स्वर्ण मंदिर में घुसने से साफ इनकार कर जाएगा। यदि मुसलमान पुलिस को अंदर भेजा गया तब तो नहीं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। माउंटबेटन ने आखिर कहा कि ऐसी नाजुक स्थिति से उबरने के लिए क्या किया जाना चाहिए। इस बाबत वह पंजाब के गवर्नर से राय लेंगे। साथ ही उन दो व्यक्तियों से भी मशवरा करेंगे जिन्हें 15 अगस्त के बाद भारतीय और पाकिस्तानी पंजाब के टुकड़ों का शासन संभालना होगा। यह सुनकर लियाकत अली खान अपनी कुर्सी से आधे उठ पड़े। यानी आप कायदा-ए-आज़म की हत्या करवाना चाहते हैं? यदि सचमुच आपको ऐसा लग रहा है तो खुली गाड़ी में मैं भी मिस्टर जिन्ना के साथ यात्रा करूंगा, ताकि बम फटने के साथ मैं भी उनके साथ मारा जाऊं। माउंटबेटन ने उत्तर दिया, इतना निश्चित जानिए कि जब तक गवर्नरों की सहमति नहीं मिल जाती, मैं 50 लाख सिख के नेताओं को जेल में बंद करने नहीं जा रहा। सैविज उसी रात लाहौर के लिए वापस चल पड़ा। पंजाब के गवर्नर सर इवान जेनकिंस के नाम वह लॉर्ड माउंटबेटन का निजी पत्र ले जा रहा था, अपने अंडरवियर में छिपाकर। पत्र पढ़कर सर इवान जेनकिंस ने निराशा से कंधे उछाले और कहा, हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथों में रह ही क्या जाता है। उन्हें हम
हम कैसे रोक सकते हैं? 5 दिन बाद आधी रात को जब अगस्त की 11वीं तारीख 12वीं में बदल रही थी, तारा सिंह के सिखों ने अपने उस कार्यक्रम का प्रथम चरण पूरा कर लिया जो उन्होंने आरएसएस के साथ मिलकर तैयार किया था। फिरोजपुर जिले के गिद्दरबाहा रेलवे स्टेशन से 5 मील पूर्व में रेलवे लाइन पर जो 2 विस्फोट हुए, उनमें प्रथम पाकिस्तान स्पेशल रेलगाड़ी उड़ गई। दिल्ली के वॉइसरीगल एस्टेट का एक बंगला। सर सिरिल रेडक्लिफ ने आबादी की तालिकाओं, सच्ची झूठी सिफारिशों और विभिन्न नक्शों की मदद से पंजाब और बंगाल को विभाजित करने वाली रेखाएं खींचने का कार्य शुरू कर दिया। जैसा कि रेडक्लिफ को पहले से अनुमान था, पंजाब या बंगाल को अच्छी तरह घूम फिर कर देख लेने का अवसर उसे नहीं मिला था। उन खेतों और लोगों के साथ उसका कोई सीधा संवाद स्थापित नहीं हो सका था जिन्हें न केवल विभाजित बल्कि तबाह कर देने की क्षमता उसके द्वारा खींची जाने वाली विभाजन रेखाओं में थी। रेडक्लिफ को रोज औसतन 30 मील लंबी विभाजन रेखा अवश्य खींचनी थी, अन्यथा काम उतनी स्पीड के साथ हो ही नहीं सकता था जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के नेताओं द्वारा रेडक्लिफ पर थोप दी गई थी। एक विचित्र विचार चमगादड़ की तरह उसके सिर पर चक्कर काटने लगा था। यह घटिया काम मैं बेहतर से बेहतर ढंग से करने की कोशिश में हूँ, लेकिन उससे अंतर क्या पड़ेगा? विभाजन रेखा मैं इधर से खींचूं चाहे उधर से, अंत में होना वही है जो कि सबको मालूम है और जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। ज्यों ही मेरा काम खत्म होगा, वे हथियार खींचकर एक दूसरों पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ेंगे। मेरे इस काम का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? पंजाब में तो दंगों की शुरुआत हो चुकी थी। जिस राज्य का प्रशासन भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, उसी की सड़कें और रेलें अब किसी तरह सुरक्षित नहीं थीं। सिख टुकड़ियां हर तरफ घूम रही थीं, जो मुसलमानों पर उसी तरह टूट पड़ती जैसे लाशों पर गिद्ध। मुसलमानों के मोहल्ले गांव पर गांव तबाह हो रहे थे। ये सिख अपने पीछे एक खास तरह का संकेत छोड़ जाते। जब भी वे किसी मुसलमान व्यक्ति की हत्या करते, उसका लिंग काटकर उसी के मुंह में भर देते। मुसलमान स्त्रियों की लाशें भी मुंह में ठुसे खतना किए लिंगों के साथ दिखाई पड़ती। उस शाम लाहौर के एक भीड़ भरे कॉफी हाउस में शहर के नामी मुसलमान दादा बैठक लगाए हुए थे। अचानक सामने से एक साइकिल वाला गुजरा, जिसने उनकी तरफ पीतल का एक हंडा फेंका। वैसे तो हंडे दूध लाने ले जाने के लिए उपयोग किए जाते थे, पर यहाँ जिधर जिधर से वह लुढ़का, लोग कूद कूद कर ओट लेने लगे और दुबकने लगे। सबको यही आशंका थी कि हंडे में विस्फोट होगा। जब ऐसा न हुआ तो बैरा ने उसे खोलकर देखा। पता चला उसमें जो भी है वह अमृतसर के सिखों ने लाहौर के मुसलमानों को सौगात में भेजा है। हंडे में जो था उसकी शिनाख्त क्षण मात्र में हो गई और मुसलमान मारे क्रोध के उसी तरह सुलग बैठे जैसे वहां सचमुच विस्फोट हो गया हो। वह गोल बर्तन खतना किए हुए सैकड़ों लिंगों से भरा हुआ था। लाहौर में हत्या, आगजनी, बलात्कार और लूट खसोट की घटनाएं इतनी बेतुकी और अमानवीय हो चली थी कि एक अंग्रेज अधिकारी ने लिखा, लगता है सारा शहर आत्महत्या करने निकला है। जैसा कि पंजाब में प्रायः सभी जगह था, लाहौर पुलिस के अधिकांश बंदे मुसलमान थे। हिंदुओं की रक्षा करने में उनकी विशेष रुचि नहीं बची थी। पंजाब पुलिस दिनों दिन निष्क्रिय और फालतू साबित हो चली। हिंसा को काबू में करने की जिम्मेदारी उन अंग्रेजी अधिकारियों के ही कंधों पर अधिकाधिक आती चली गई, जो कि संख्या में मुट्ठी भर थे। जैसा कि स्वाभाविक था, उनकी बौखलाहट अति की सीमा भी पार कर गई। सिखों और मुसलमानों दोनों को वो कोस रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी उन्हें उस गर्वीले एडमिरल से थी जो कि नई दिल्ली में वायसरॉय के सिंहासन पर बैठा हुआ था और जो भारत पर से अंग्रेजी राज्य हटा लेने का काम में इतना हड़बड़ी मचा रहा था कि सारी तबाही का मूल कारण वही जल्दबाजी थी। अमृतसर की दशा तो लाहौर से भी बुरी कही जानी चाहिए। बाजारों और गलियों में जितनी आसानी से लोग सरेआम शौच कर लेते, उतनी ही आसानी से एक दूसरे की हत्याएं भी कर लेते।
शहर के हिंदुओं ने मुसलमानों पर अत्याचार करने का एक नया तरीका सोचा। किसी मुसलमान को देखते ही वे पीछे चुपके से आते और अचानक नाइट्रिक या सल्फ्यूरिक एसिड से उसका चेहरा सान देते। आखिर सेना बुलाई गई और 48 घंटों का कर्फ्यू लगा दिया गया। ये सारे कदम भी केवल अस्थायी शांति ला सके। एक दिन जब शहर में भयानक आगजनी की घटनाएं घटी, हताशा से दबे एसपी मिस्टर डीन ने अंतिम उपाय आजमाने के लिए एक ऐसा काम कर दिया जिसकी मिसाल पुलिस के इतिहास में ढूंढे नहीं मिलेगी। पुलिस का बैंड साथ लेकर एसपी आ पहुंचा शहर के सदर चौराहे पर। वहां उसका आदेश पाकर बैंड वालों ने गिलबर्ट और सल्लिवान की धुनें बजाना शुरू की। जिस शहर में चारों तरफ आग की लपटें उठ रही थी, उसी शहर के बीचों बीच पुलिस वालों ने संगीत सरिता बहा दी। एसपी को ऐसी आशा थी कि इससे शहर वालों की सोई हुई मानवीयता जागेगी। 15 अगस्त के बाद भी पंजाब में अमन चैन कायम रहे, इसके लिए माउंटबेटन ने एक 55,000 सैनिकों की एक विशिष्ट सेना तैयार करवाई। उसमें से केवल उन सैनिकों को जगह दी गई जो हिंदू मुसलमानों के बीच फूट पड़ी नफरत से प्रभावित न तो हुए थे और न हो सकते थे। मसलन गोरखा। इस सेना का नामकरण किया गया पंजाब बाउंड्री फोर्स। शांति स्थापना के लिए पंजाब के गवर्नर ने जो सिफारिश की थी, उससे वह सेना ठीक दोगुनी बड़ी थी। इसके बावजूद जब दंगों का विस्फोट हुआ तो सेना उसी तरह हवा में चली गई जैसे तूफान में मूंगफली का छिलका। कड़वी सच्चाई यह थी कि एक भी व्यक्ति ने दंगों की भयानकता का सही अंदाजा नहीं लगाया था। पंजाब के दूरदर्शी गवर्नर जिन्ना, नेहरू, यहाँ तक कि स्वयं वायसरॉय ने नहीं सोचा था कि हिंसा का इतना बड़ा तूफान अचानक आने वाला है। इन नेताओं की यह सामूहिक विफलता भविष्य में इतिहासकारों को चकित करने वाली थी। भारत के अंतिम वायसरॉय की कटुतम आलोचना इसी विफलता के कारण होने वाली थी। अंग्रेजों की गुप्तचर व्यवस्था ने भी उतने विशाल पैमाने पर दंगों की कोई भविष्यवाणी नहीं की थी। यह बात अपने आप में बड़ी अजब है कि जिस गुप्तचर व्यवस्था ने पिछले 100 वर्षों में अंग्रेजों की अत्यधिक सहायता की थी, वही उस मौके पर ढीली साबित हुई। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता था कि भारत बिल्कुल सोते में पकड़ा गया, किंतु तस्वीर उस सीमा तक भयंकर होगी इसका गुमान देश को नहीं था। विपत्ति का आभास तो उसे मिल गया था, किंतु सही चेतावनी नहीं मिली थी। फलस्वरूप स्थिति एकाएक काबू के बाहर चली गई। विडंबना यह कि विभाजन के कारण फूट पड़ने वाली हिंसा और प्रतिहिंसा का निश्चित पूर्वाभास जिस व्यक्ति को था, उसकी उन दिनों विशेष सुनी नहीं जाती थी, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने विभाजन रुकवाने के लिए हार्दिक प्रयास किया था। भारत की आम जनता के साथ गांधी जी इस सीमा तक खुले मिले थे कि जनता का दुख दर्द गांधी जी का दुख दर्द और जनता का अस्तित्व ही गांधी जी का अस्तित्व बन चुका था। इसीलिए जनता के मानस की जो पहचान उन्हें थी, वह किसी अन्य नेता को नहीं थी, लेकिन उन दिनों वह अकेले थे और उनकी हर चेतावनी अरण्य रोदन की तरह व्यर्थ जा रही थी। माउंटबेटन की सबसे डरावनी समस्या पंजाब में नहीं बल्कि कलकत्ता में फंसी हुई थी। उन्हें मालूम था कि कलकत्ता में सेना भेजने का भी अब कोई अर्थ नहीं। वह शहर इतना गिच पिच और घना बसा हुआ है कि अगर वहां दंगे फूट पड़े तो चाहे कितनी ही बड़ी संख्या में सैनिक भेजे जाते, कलकत्ता क्षण मात्र में सबको निगल जाने वाला था। इसके अलावा पंजाब में शांति स्थापना के लिए जो विशिष्ट सेना तैयार की गई, उसी में भारतीय सेना के अधिकांश ऐसे सैनिक समा गए जिन्हें कि हिंदू मुसलमान दंगों के प्रति निर्लिप्त और तटस्थ माना जाता था। कलकत्ता के लिए अलग से शांति सेना बनाई जाने की संभावना थी भी नहीं। सेना के जोर पर नहीं बल्कि किसी और ही उपाय से कलकत्ता को शांत रखना होगा। जो एकमात्र उपाय उन्हें सूझा वह बहुत बड़े जुए जैसा लग रहा था, किंतु कार्य इतनी शीघ्रता के साथ किया जाना था और साधन इस हद तक सीमित थे कि उस जबरदस्त जुए को खेले बिना गुजारा भी तो नहीं था।
विश्व के सबसे गिचपिच और दयनीय शहरों में से एक कलकत्ता में कौमी दंगों का दावा नल न फूट पड़े, इस उद्देश्य से उन्होंने मात्र एक आदमी को वहां भेजने की योजना बनाई, महात्मा गांधी को। अपना यह विचार उन्होंने गांधी जी के सामने जुलाई के अंतिम दिनों में रखा। बाउंड्री फोर्स के जोर पर पंजाब को तो एक बारगी काबू में रखा जा सकता था, लेकिन कलकत्ता में दंगे शुरू हो गए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। हमारी एक ब्रिगेड वहां जरूर है, लेकिन मैं उसे मैदान में उतारने तक की सोच नहीं सकता। उतारने का कोई अर्थ भी तो हो। ब्रिगेड को व्यर्थ ही भस्म करवाने से क्या हो जाएगा? यदि कलकत्ता में आग लगी तो हम केवल देखते रहने को मजबूर होंगे, करने के लिए हमारे बूते में कुछ ना होगा। हाँ मेरे दोस्त, गांधी जी ने दो टूक उत्तर दिया, ये सब आपकी विभाजन योजना के फल हैं। असंभव नहीं, माउंटबेटन ने स्वीकार किया, लेकिन मेरे सामने कोई और चारा भी तो हो। स्वयं आप भी ऐसा कोई उपाय नहीं सुझा सके कि जिस पर कांग्रेस की सहमति मिल जाती। अब बीती बिसार कर यदि लगे कि सुध न ली तो पिछला खेल चाहे कैसा भी रहा, आगे का खेल जरूर बिगड़ जाएगा। यदि आप कलकत्ता में जा बैठे तो सेना के सैकड़ों हजारों सैनिक भी जो नहीं कर सकेंगे, वह शायद आपके व्यक्तित्व के जोर पर आपकी अहिंसा के सहारे संपन्न हो जाएगा। आपकी उपस्थिति से कलकत्ता में शांति की गारंटी शायद ली जा सकती है। पंजाब में मैंने हजारों सैनिक भेजे हैं, आधे लाख से ज्यादा सैनिक। कलकत्ता में मैं केवल एक सैनिक भेजना चाहता हूँ, आपको। माउंटबेटन के उतने आग्रह के बावजूद कलकत्ता जाने का फिलहाल कोई इरादा गांधी जी के मन में नहीं था। उन्होंने पहले से सोच रखा था कि भारत के स्वतंत्रता दिवस पर वह उपवास रखेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे और चरखा काटेंगे। नोआखाली के उन हिंदुओं के बीच जो उस क्षेत्र में अल्पसंख्यक थे और जिनकी सुरक्षा का बीड़ा गांधी जी ने तब उठा रखा था जब से वहां उन्होंने अपनी प्रायश्चित यात्रा निकाली थी। मौत के ज्वालामुखी पर बैठा कलकत्ता शहर आशंका से थरथर कांप रहा था। अकेले माउंटबेटन का ही स्वर ऐसा नहीं था जिसने गांधी जी से कलकत्ता जाने का आग्रह किया। ऐसा ही एक स्वर और भी था। संपूर्ण भारतीय भूखंड में यदि महात्मा गांधी से ठीक विपरीत व्यक्ति की खोज की जाती तो निश्चित रूप से शहीद सोहरावर्दी का नाम सामने आता। यह बात कल्पनातीत लगती है कि दूसरा स्वर इसी व्यक्ति का था। महात्मा गांधी ने शुरू से स्पष्ट कर रखा था कि स्वतंत्र भारत में आदर्श नेता का रहन सहन, आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए। इसके ठीक विपरीत मूर्ति की यदि कल्पना की जाए तो सोहरावर्दी के सिवा कोई और दूसरा व्यक्ति सामने आ ही नहीं सकता था। सोहरावर्दी की उम्र उन दिनों 47 वर्ष की थी। राजनीति में उन्होंने प्रवेश शायद इसी एक उद्देश्य से किया था कि घूसखोरी करे, भ्रष्टाचार करे और गुलछर्रे उड़ाएं। जनता के चंदे के जोर पर उन्होंने निजी गुंडों की एक पूरी टुकड़ी पाल रखी थी जो उनके विरोधियों को शांत करने का सबसे कारगर उपाय यही समझती थी कि हमेशा का छुटकारा पाने के लिए विरोधियों को हमेशा के लिए ही शांत क्यों न कर दिया जाए। 1942 के बंगाल दुर्भिक्ष के दिनों में सोहरावर्दी ने न जाने कितने टन अनाज जो कलकत्ता की भूखों मर रही जनता के लिए भेजा गया था, बीच में ही रोककर गायब कर दिया था ताकि उसे काले बाजार में बेचकर लाखों की दौलत एकत्र की जा सके। पैरों में मगर मच्छ के चमड़े के शानदार जूते, बदन पर रेशमी सूट की बहार। हर सुबह एक खास नाई आकर उनके बालों को सेट किया करता। उन बालों की ब्रिलेटाइन की चमक दूर से ही पहचानी जाती। एक और गांधी जी थे जो पिछले 40 वर्षों से अपने जीवन से यौन भावना के सूक्ष्मतर संस्पर्श को भी मिटा देने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दूसरी ओर थे सोहरावर्दी जो कलकत्ता की हर शानदार वेश्या और प्रत्येक कैबरे डांसर के साथ हम बिस्तर होने के लिए हर क्षण जमीन आसमान एक करते रहते। गांधी जी के हाथ में यदि शुद्ध जल अथवा सोडा बाइकार्बोनेट का गिलास था तो सोहरावर्दी के हाथ में हमेशा शैंपेन का गिलास दिखाई देता। गांधी जी यदि सोया के साग और दही पर पल रहे थे तो सोहरावर्दी मुर्ग मुसल्लम, मछली और केक पेस्ट्रियों आदि के बिना अपना भोजन पूरा नहीं मानते थे। चर्बी की परतों पर सोहरावर्दी को घेरती जा रही थी। उनका वक्ष इतना थुलथुला हो चुका था मानो झूलकर पेड़ों तक पहुंचना चाहता हो। इन सबसे बुरी बात यह थी कि उनके हाथ खून से सने हुए थे। अगस्त 1946 में
जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन अभियान के लिए सोहरावर्दी ने एक ऐसा दिन चुना था जब सार्वजनिक छुट्टी थी और पुलिस का ध्यान अन्यत्र लगा होने के कारण हिंदुओं पर अचानक आक्रमण कर दिया जाता तो ज्यादा से ज्यादा हिंदू चुटकियों में कत्ल होकर लेट जाने वाले थे। हुआ भी यही। ऐन उसी दिन मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन किया और कलकत्ता में हिंदुओं की इतनी लाशें बिछ गईं कि उठाई न उठें। अब सोहरावर्दी को भय लग रहा था, डायरेक्ट एक्शन दिवस के कत्लेआम को हिंदू भूले नहीं होंगे। अवश्य वे चुपके चुपके उसका बदला लेने की तैयारियों में जुटे होंगे। यदि उन्होंने मुसलमानों पर व्यवस्थित आक्रमण किया तो यही वह भय था जिसके कारण सोहरावर्दी गांधी जी को पुकारने के लिए मजबूर हो गए थे। जिस शाम गांधी जी नोआखाली की दिशा में रवाना होने वाले थे, ऐन उसी शाम सोहरावर्दी उनके सोदेपुर आश्रम में पहुंचकर अत्यधिक दीनता से कहने लगे कि आप कलकत्ता चलिए, आप और केवल आप कलकत्ता के मुसलमानों का नरसंहार होने से बचा सकते हैं। मुसलमानों का भी आप पर उतना ही हक है जितना हिंदुओं का, सोहरावर्दी ने तर्क दिया। आपने हमेशा कहा है कि आप जितने हिंदुओं के हैं उतने ही मुसलमानों के भी। गांधी जी ने उत्तर दिया, क्यों नहीं, बेशक मैं कलकत्ता चलने की सोच सकता हूँ, लेकिन 2 शर्तों पर। नोआखाली के मुसलमानों से ऐसा वचन लाकर दीजिए कि वे अपने हिंदू पड़ोसियों के जान माल की पूरी रक्षा करेंगे। यदि वहाँ एक भी हिंदू मारा गया तो मैं आमरण अनशन करूँगा। गांधी जी ने अपनी लाक्षणिक शैली में स्वयं के जीवन की पूर्ण नैतिक जिम्मेदारी सोहरावर्दी के कंधों पर डाल दी थी। नोआखाली के मुसलमानों का वैसा वचन लाकर सोहरावर्दी ने जब गांधी जी को दे दिया तो उन्होंने दूसरी शर्त सामने रखी। वह एक ऐसा संधि प्रस्ताव था जो दुनिया के किसी अन्य व्यक्ति के जहन में आ नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि मैं कलकत्ता चल सकता हूँ, बशर्ते आप अर्थात की शहीद सोहरावर्दी रात दिन मेरे साथ रहें। आपके पास कोई हथियार ना हो, न आपकी सुरक्षा का कोई अलग से प्रबंध किया जाए। हम दोनों संग संग कलकत्ता की किसी अधम झोपड़पट्टी में रहेंगे। वहां भारतीय उपमहाद्वीप की वह सबसे विकट जोड़ी सामूहिक रूप से नगर की शांति के लिए अपना जीवन दांव पर लगाएगी। मुझे यह उलझन सुलझानी होगी। गांधी जी ने सोहरावर्दी द्वारा उनकी दूसरी शर्त भी स्वीकार कर लिए जाने पर दिल्ली को सूचित किया। निसंदेह यह एक गहरा दांव है, क्या होगा क्या नहीं भविष्य बताएगा। नियमित संपर्क बनाए रखें। माउंटबेटन ने जो विशिष्ट कैलेंडर सरकारी विभागों में लगवाया था वह खासा प्रसिद्ध हो चला था और अब उसके थोड़े से ही पन्ने फटने के लिए शेष थे। कांग्रेस नेताओं की इच्छा थी स्वतंत्रता दिवस पूरे दमखम और ठाठ बाट से मनाया जाए। उनका गंभीर समाजवाद बाद में प्रकट हो सकता था। कांग्रेस ने आदेश दिया कि 15 अगस्त के दिन देश भर में बूचड़ खाने बंद रहेंगे। देश का हर सिनेमा हॉल फ्री शो दिखाएगा। दिल्ली की पाठशालाओं के हर विद्यार्थी को मिठाई और एक आजादी पदक दिया जाएगा। किसी सिक्के ने हवा में उछलकर जो फैसला किया था उसके अनुसार पाकिस्तान को कुछ शाही बग्गियां मिल गई थीं, जिस बग्गी में बैठकर मोहम्मद अली जिन्ना कराची की सड़कों पर अपनी प्रथम राजकीय यात्रा पर निकलने वाले थे। उसका एक घोड़ा ऐन मौके पर लंगड़ा हो गया। प्रशिक्षित घोड़ा था, कोई और घोड़ा उसकी जगह ले भी नहीं सकता था। लिहाजा उस ऐतिहासिक यात्रा के लिए वायसरॉय ने जिन्ना को एक खुली रोल्स रॉयस गाड़ी प्रस्तुत की। पाकिस्तान के जन्म दिवस पर क्या क्या समारोह कब कब किए जाएं, इसकी पूरी रूपरेखा जिन्ना ने स्वयं तैयार कर ली थी। भारत और पाकिस्तान नेताओं के साथ अंतिम वायसरॉय अभी भी अनेक छोटी बड़ी बातें तय करने में व्यस्त थे। दूसरी ओर देश भर में हजारों विदाई पार्टियां दी जा रही थीं। वे अधिकांश अंग्रेज नागरिक जो भारत में शासन नहीं बल्कि व्यापार करने की इच्छा से आए थे, विभाजन के बाद भी यहीं रुके रहने की योजना में थे। अन्य लगभग 60,000 अंग्रेजों के लिए अब भारत भूमि को नमस्कार करके अपनी मातृभूमि की ओर चल देने का समय आ गया था। इन अंग्रेजों में से कोई सिपाही था तो कोई ICS अधिकारी। उनमें पुलिस इंस्पेक्टर थे, रेलवे इंजीनियर थे, वन अधिकारी और संचार लिपिक भी थे। लंदन से जो खास सजावटी सामान और फर्नीचर आया था 10 साल पहले, उसे फिर से बांधा जाने लगा था।
वापस लंदन ले जाने के लिए। उनके साथ भारत की यादगार बन सके ऐसी न जाने कितनी चीज बन रही थी। दिल्ली के चांदनी चौक में भारत छोड़ रहे गोरों की भीड़ उमड़ पड़ी। भारतीयों के साथ वे अपनी चीजों की अदल बदल करने को उत्सुक थे। रेफ्रिजरेटर या कार इत्यादि को उन्होंने कालीन, हाथीदांत, सोने चांदी की वस्तुओं आदि के सहर्ष में बदल लिया। शेर की खाल और मसाला भरे हुए जानवरों की खूब मांग रही। भारतीय भूखंड पर जिन जानवरों को वे कभी मार नहीं सके, उनकी मसाला भरी खालें ले जाकर ही अंग्रेज कम प्रसन्न नहीं थे। किंतु विभाजन और विदाई का वह अवसर केवल प्रसन्नता का नहीं था, खुशियों के साथ वह दुखों का पिटारा भी लेकर आया था। पोलो अंग्रेजों का प्रिय खेल रहा था, जिसके विशिष्ट घोड़ों को वे बेहद प्यार किया करते। अब उन घोड़ों को वे अपने साथ लंदन तो ले नहीं जा सकते थे। उनकी विदाई के बाद कौन उन घोड़ों को उतने जतन से रखेगा, कहीं उन नाजुक प्राणियों को तांगों या बग्गियों में न जुटना पड़े। अनेक अंग्रेजों ने अपने घोड़ों को स्वयं ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और उनके लिए यह जीवन के कठोरतम कार्यों में से एक था। नई दिल्ली, अगस्त 1947। मोहम्मद अली जिन्ना ने आज वही पोशाक पहनी थी जिसे कि वह शायद ही कभी पहना करते थे। अब अपने अत्यंत स्वच्छ लिनन सूट में नहीं थे, उन्होंने चूड़ीदार पैजामा और शेरवानी पहनी थी। आज वह कराची के लिए उड़ान जो भरने वाले थे। वाइसरॉय ने उन्हें उस ऐतिहासिक उड़ान के लिए चांदी के रंग का सुंदर DC-3 हवाई जहाज दिया था। DC-3 की सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने पलटकर उस शहर के क्षितिज पर उड़ती नजर डाली जहां पाकिस्तान का सपना साकार करने के लिए उन्होंने वर्षों संघर्ष किया था। शायद मैं दिल्ली को दोबारा कभी न देख सकूं, यह बुदबुदाए। 10 औरंगजेब रोड पर स्थित उनका मकान बिक चुका था। उसे खरीदा था सेठ डालमिया ने। व्यंग्य यह कि जिस मकान में पाकिस्तान का सपना रूपायित हुआ, वहीं सेठ डालमिया अब एक ऐसी संस्था का मुख्यालय खोलने वाले थे जिसका नाम था एंटी काउ स्लॉटर लीग, मतलब गौ हत्या विरोधी लीग। जिन्ना ने कराची तक की अपनी उड़ान निहायत खामोशी से पूरी की। उनका चेहरा इस सीमा तक पथरीला बना रहा कि चरम सफलता के उन क्षणों की कैसी प्रतिक्रिया उनके मन पर हो रही थी, या उनके चेहरे पर लेश मात्र भी झलक नहीं रहा था। कराची नजदीक आने पर जिन्ना के ADC सैयद एहसान ने देखा कि हवाई जहाज के नीचे नन्ही नन्ही पहाड़ियों वाली जो जबरदस्त मरुभूमि है, वह मनुष्यों से पट गई है। लोगों के सफेद कपड़े धूप में चमक रहे हैं, मानो सफेद झील जैसा रूप पा गई है। जिन्ना की बहन ने रोमांचित होकर उनका हाथ पकड़ लिया और हुलस कर कहा, जिन जिन देखो तो। जिन्ना ने ठंडी नजरों से खिड़की के बाहर देखा। जिस जनता के नाम पर उन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी, फिर उसे पूरा भी करवाया था, उसी जनता का वह लहराता समुद्र वास्तव में एक असाधारण दृश्य था। हाँ, जिन्ना बुदबुदाए, बहुत सारे लोग। DC-3 ने पाकिस्तान की धरती को स्पर्श किया। उड़ान पट्टी पर दौड़कर वह थम गया। हवाई यात्रा ने प्रसिद्ध मुसलमान नेता को इस हद तक थका दिया था कि उन्हें अपनी सीट से उठने तक में तकलीफ हो रही थी। एक सहयोगी ने उन्हें बाह का सहारा देना चाहा। जिन्ना ने तुरंत विरोध किया, नहीं, कराची तो अपना घर है। अपने ही घर लौटते समय कायदे आजम को किसी का सहारा लेना पड़े, असंभव। शारीरिक शक्ति भले ही जवाब दे रही थी, किंतु इच्छा शक्ति ने उनका साथ हमेशा दिया था। उसी के जोर पर इस अवसर पर भी वह तनकर खड़े हो गए, बिना किसी सहारे के उन्होंने हवाई जहाज की सीढ़ियां उतरी। लोग उन्मादित चीखते लोग, आनंद से झूमते उछलते लोग। उनकी भीड़ में से गुजरकर जिन्ना जब प्रतीक्षा में खड़ी अपनी कार तक पहुंचे तो किसी का सहारा लिए हुए नहीं थे। हवाई अड्डे से शहर तक की पूरी यात्रा लोगों के समुद्र को चीरते हुए संपन्न की गई। कंधे से कंधा छील रहे वे लोग एक लय में लगातार जप रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद। वहां मुसलमान नेता अब धीरे धीरे राजभवन की सीढ़ियां चढ़ रहा था। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल का अधिकृत निवास स्थान वहीं था। यहाँ पहली बार जिन्ना के चेहरे से ऐसा लगा जैसे उस अनोखे अवसर के रोमांच से
उनके मन में थोड़ा बहुत आंदोलन अवश्य हो रहा है। उनके ठंडे चेहरे की रेखाओं में मनोभावों की फीकी झिलमिलाहट आभास देने लगी थी। उनकी आंखें चमकने की तैयारी में थीं। उनके होठ इस तरह से हर उठे कि शायद उसे मुस्कान ही कहा जाना चाहिए। जानते हो, बगल में खड़े अपने एडीसी सैयद एहसान से वह बोले, मैंने आशा नहीं की थी कि पाकिस्तान को मैं जीते जी देख सकूंगा। वह महान क्षण जिसके लिए लुईस माउंटबेटन को भारत प्रेषित किया गया था, अब नितांत निकट आ चुका था। भारत में पिछले 3 शताब्दियों से अंग्रेज जो अनुभव लेते रहे, यहाँ उन्होंने जो भी किया, उन सबका अंत होने में मुश्किल से 36 घंटे रह गए थे। लॉर्ड माउंटबेटन चाहते थे कि इन अंतिम क्षणों में अत्यधिक दोस्ताना माहौल बनाए रखा जाए, ताकि स्वतंत्र होने के बाद भी पाकिस्तान और भारत अपने मन में इंग्लैंड के प्रति कोई कटुता न रखे। अंतिम वॉइसरॉय अंतिम क्षणों के दोस्ताना माहौल की रचना बड़ी सावधानी से कर रहे थे, और उन्हें मालूम था कि एक बात ऐसी है जो इस तमाम चेष्टा को क्षण मात्र में धूल में मिला सकती है। वह बात थी सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा खींची जा चुकी विभाजन रेखाएं। माउंटबेटन किसी सूरत में नहीं चाहते थे कि आजादी के समारोह अभी समाप्त भी न हुए हों और उन रेखाओं की बारीकियां सामने रख दी जाएं। वाइसरॉय को मालूम था कि विभाजन रेखाओं का प्रकाशन दोनों ही देशों को न केवल असंतुष्ट बल्कि आहत करेगा, और निस्संदेह गंभीर उलझनें सामने आएंगी। आज़ादी पाने का आनंद दोनों ही देशों में डूबने लगेगा। माउंटबेटन उक्त आनंद में किसी प्रकार की बाधा नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने तय किया था कि दोनों देश पहले आज़ाद हो लें, आनंदित हो लें और फिर ज़रा शांत भी हो लें, तब उन्हें बताया जाए कि यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान और यहाँ से यहाँ तक भारत। किसी भी देश के लिए उसकी सरहदों का मुद्दा अत्यधिक महत्व हुआ करता है। इसके बावजूद आज़ादी पाते समय भारत या पाकिस्तान में से किसी भी देश को यह जानकारी नहीं मिलने वाली थी कि उसकी संपूर्ण सरहदें क्या हैं, ठीक ठीक आबादी कितनी है, क्षेत्रफल सही सही कितना बैठता है। पंजाब और बंगाल के सैकड़ों गांव के हजारों लोग 15 अगस्त के शुभ अवसर को मारे खुशी के उछल उछल कर नहीं, बल्कि भय, आशंका और अनिश्चय के भार तले पिसते हुए गुजरने वाले थे, क्योंकि उन्हें इसका पता ही नहीं चलना था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में। रेडक्लिफ के आईसीएस सहकर्मी ने 13 अगस्त की सुबह 2 भूरे मनीला लिफाफों में सील बंद करके विभाजन रेखाओं की रिपोर्ट वायसराय भवन में पहुंचा दी थी। माउंटबेटन के आदेश पर उस रिपोर्ट को हरे रंग के एक विशेष डिस्पैच बॉक्स में बंद कर दिया गया था। जिस दोपहर वह कराची के लिए उड़ान भरने वाले थे, उस दिन उड़ान से ठीक पहले उस बंद डिस्पैच बॉक्स को उनकी मेज पर रख दिया गया। कराची में माउंटबेटन को पाकिस्तान के जन्मोत्सव में शामिल होना था। आगामी 72 घंटों तक जब दोनों नवनिर्मित देश खुशी से नाच रहे होंगे, वे सील बंद लिफाफे वायसरॉय के डिस्पैच बॉक्स में तसल्ली से पड़े रहने वाले थे, केवल एक चाबी की प्रतीक्षा में, जिसके घूमते ही डिस्पैच बॉक्स खुले, लिफाफों की सीलें टूटे और ऐसी प्रेतात्माएं बाहर निकले जो खीसे निपोड़ कर दोनों नवनिर्मित देशों से कहें, खामोश। इंडियन आर्मी की बैरकों में, छावनियों में हिंदू, सिख और मुसलमान सिपाही अभी भी एक दूसरों को भावभीनी विदाई देने में मगन थे। उन्होंने सम्मिलित परेडें निकाली, प्रीति भोज किए, नाचे कूदे, चीखे चिल्लाए, हंसे खिलखिलाए, एक दूसरे की सेहत के जाम पिए, सीटियां मारी, भांगड़ा किया। रावलपिंडी के मुसलमान सिपाहियों ने अपने सिख और हिंदू साथियों को भव्य प्रीति भोज दिया। प्रत्येक हिंदू और सिख अधिकारी ने आंखों में आंसू भरकर अपने मुसलमान भाइयों का धन्यवाद किया और विदा मांगी। इसके उत्तर में मुसलमान कर्नल मोहम्मद इदरिस ने कहा, आप चाहे जहाँ भी जाएं या न भूलें कि हम हमेशा भाई भाई रहेंगे, क्योंकि हमारा खून अनेक अवसरों पर साथ साथ बहा है। भावी पाकिस्तान आर्मी के मुख्यालय से मोहम्मद इदरिस को आदेश मिला था कि भारत जा रहे फौजियों से उनके हथियार रखवा लिए जाएं। इदरिस ने इस आदेश का पालन नहीं किया था। ये सच्चे सिपाही हैं, उसके शब्द थे। यहाँ यह अपने हथियारों के साथ आए थे
जाते समय भी हथियार इनके साथ रहेंगे। अगली सुबह वे सैनिक जो मोहम्मद इदरिस के कमांड के नीचे कभी साथ साथ लड़ चुके थे, केवल इसलिए जिंदा बच गए कि इदरिस ने उनके हथियार रखवा नहीं लिए थे। रावलपिंडी से निकलने के 1 घंटे के भीतर उन्हें भारत ले जा रही ट्रेन पर मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्समैन ने जो आक्रमण किया, उसमें वे अवश्य जान से मारे जाते अगर निहत्थे होते तो। भारतीय सेना की जो टुकड़ियां उतने प्यार से जुदा हो रही थीं, वे अपने हथियारों को जल्द ही एक दूसरों पर तान देने के लिए मजबूर होने वाली थीं। धन्यवाद। ये था चैप्टर 10। कल रात हम मिलेंगे वापस अपने चैप्टर नंबर 11 से, जहां भारत को आज़ादी मिल चुकी होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। पीस आउट।